हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का। इस बैच में मैं आपको 300 से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ाऊंगा। यूजुअली एग्ज़ाम में कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में और बहुत बार स्पॉटिंग एरर्स में कहीं भी ये पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ये इसी बैच का डेमो सेशन 3 है। डेमोस्ट्रेशंस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो कंटेंट है वो कैसा है, और साथ ही साथ ये भी आइडिया लग जाए कि पढ़ाने का तरीका आपके हिसाब से है, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही है या नहीं है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से वो लिस्ट दिखा देता हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से पेयर्स, कौन कौन सी फ्रेजेस, कौन कौन से होमोफोन्स, होमोनिम्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ये लिस्ट है सर। ये लिस्ट जो है टोटल में आप देखेंगे तो फिलहाल ये लिस्ट जो है 328 वर्ड्स के साथ है। मैं रैंडमली आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको दिखेगा। जैसे आप ये दोनों लेसन देख सकेंगे, आप लाई की ये फॉर्म्स देख सकेंगे, राइट। मोमेंट्री और मोमेंटस में क्या डिफरेंस है ये आप समझ सकेंगे। ये वे और इस वेट में क्या डिफरेंस है, वेव और इस वेव में क्या डिफरेंस है, वोकेशन, वकेशन और अवोकेशन का डिफरेंस क्या है, विदर और ये वाले विदर में क्या डिफरेंस है, गुड और वेल में क्या डिफरेंस है, हैंग्ड कब यूज होता है और हंग कब यूज होता है। जैसे HANG हैंग की फॉर्म्स रेडी करिए तो हैंग्ड भी आता है और हंग भी आता है, तो क्या डिफरेंस है। हार्ड, हार्डली में क्या डिफरेंस है, हाई, हाईली में क्या डिफरेंस है, फन और फनी में क्या डिफरेंस है, फॉल, फेल और फेल में क्या डिफरेंस है, सर्टन असर्टन में क्या डिफरेंस है, ड्रोन और सिंक में क्या डिफरेंस है, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ में क्या डिफरेंस है, राइट। फॉर कहाँ यूज होता है, सिंस कहाँ यूज होता है, फैटल और लीथल में क्या डिफरेंस है, फेमस, इनफेमस, फोर्सिबली, फोर्सफुली, इन सब में क्या डिफरेंस है। फिर कुछ फ्रेजेस हैं जैसे ओनली इफ, ओनली व्हेन और इफ ओनली में क्या डिफरेंस है, डील विद, डील इन में क्या डिफरेंस है, एज लॉन्ग एज फार एज में क्या डिफरेंस है, इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू में क्या डिफरेंस है, राइट। और यूज टू और बी यूज टू में क्या डिफरेंस है, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन में क्या डिफरेंस है, डिस्पेंस विद और डाइवेस्ट ऑफ में क्या डिफरेंस है, वेस्टेड विद, वेस्टेड इन में क्या डिफरेंस है, कन्फाइड इन और कन्फाइड टू में क्या डिफरेंस है, राइट। ऐसे ऐसे ही सारा का सारा कंटेंट है। स्माइल एट और स्माइल ऑन में डिफरेंस, बॉर्न ऑफ, बॉर्न इन में डिफरेंस क्या है। तो क्या है ना कि ये जो लिस्ट मैं आपसे अभी दिखा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच को लेकर के तो सुझाव यही है कि एक बार इस लिस्ट को ज़रूर गो थ्रू कर लें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई ये टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। फिर ये फाइल सर्च कर लीजिएगा जिसका टाइटल है 300 प्लस कन्फ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस 1.0। आइए आज की क्लास को अब स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बैच के बारे में समझ लीजिए। ये जो बैच है ये सिर्फ 249 में है। 249 में ये सारा कंटेंट मिलेगा। और आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये 300 वर्ड्स नहीं है सर, 300 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। मतलब आप इसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और बहुत सारे केसेस में 3-3 वर्ड्स हैं। मेरा अंदाज़ा है कि हर हाल में आपको 800 वर्ड्स और फ्रेजेस ज़रूर पढ़ने को मिलेंगे। ये 800 प्लस ही हो जाएगा सर। तो इसे आप 300 या 350 ना माने, इसे आप 800 प्लस वर्ड्स एंड फ्रेजेस माने। ये बैच हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आज के इस वीडियो में क्या है पहले ही जान लेते हैं। आज हम आपको किस्में का कंफ्यूजन पढ़ाएंगे। विल स्टार्ट विद एफ्लुएंट, इफ्लुएंट एंड ऑपुलेंट। हम आपको एफ्लुएंट, इफ्लुएंट और ऑपुलेंट का डिफरेंस बताएंगे। फिर आगे बढ़ के हम आफ्टर और लेटर का डिफरेंस देखेंगे। फिर अफेक्ट और इफेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे। अल्यूजन, इल्यूजन और एल्यूजन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या डिफरेंस है ये सीखेंगे।
ऑल्दो, दो और यट में क्या डिफरेंस है, यूजुअली आप इसके बारे में नहीं सोचते। आप यूजुअली ये पढ़ते हैं कि ऑल्दो और दो के साथ यट का यूज किया जाता है। इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ, इनमें कोई कंपटीशन है, कंट्रास्ट है, कंफ्यूजन है, ये आप नहीं सोचते। तो वो चीज़ जो आप सोचते भी नहीं है वो भी इस बैच में है। फिर असेंट, असेंट और एक्सेंट में क्या डिफरेंस है, हम इसे पढ़ेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। पहला पेयर है एफ्लुएंट, इफ्लुएंट और ऑपुलेंट। आइए जानते हैं कि एफ्लुएंट, इफ्लुएंट और ऑपुलेंट में क्या डिफरेंस है। पहली बात, एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड अदर पोजेशंस, मतलब जो व्यक्ति रिच हो, अमीर हो जिसको कह सकते हैं, जो व्यक्ति समृद्ध हो उसको आप एफ्लुएंट बोलते हैं, रिच, अमीर। एफ्लुएंट का सीधा कनेक्शन ऑपुलेंट से है। ऑपुलेंट में भी क्या है, इट डिस्क्राइब्स लैविश डिस्प्ले ऑफ वंस वेल्थ और एफ्लुएंस। ऑपुलेंट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी धन संपदा को खूब दिखा रहा हो, दिखावा कर रहा हो, उसे खर्च कर रहा हो, तो वो ऑपुलेंट हो जाता है। एफ्लुएंट और ऑपुलेंट में रिलेशन क्या है कि एफ्लुएंट यानी कि वर्ड, ये जो पहला वर्ड है ए, ये दिखाता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, संपदा है, और ऑपुलेंट दिखाता है कि आपके पास जो बहुत सारा पैसा है आप उसे खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं। अगर आप महंगी महंगी कारों में चलते हैं तो आप ऑपुलेंट लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, राइट। पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर बी वाले को पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एफ्लुएंट पीपल टेंड टू लुक डाउन अपॉन द इलिटरेट एंड द पुअर। अच्छा सेंटेंस तो नहीं है। लुक डाउन अपॉन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को निम्न भावना से देखना, किसी को अपने से कमतर आंकना, है ना, निम्न भाव से देखना। जो अमीर लोग होते हैं, टेंड मतलब टेंडेंसी से टेंड बन जाता है, टेंडेंसी आपके स्वभाव को दिखाता है। तो प्रायः जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब और अनपढ़ लोगों को निम्न भाव से देखते हैं, उन्हें कम आंकते हैं। ये उनकी हैबिट है, जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, एफ्लुएंट पीपल। अब सी को भी देख लीजिए, वही बात कि ऑपुलेंट का मतलब लैविश डिस्प्ले ऑफ वंस वेल्थ है, मतलब आपके पास जो पैसा है, जो एफ्लुएंस है, उसको आप दिखा कितना रहे हैं, वो ऑपुलेंट से आता है। मीरा लीड्स एन ऑपुलेंट लाइफस्टाइल, तो आदमी के शौक ऑपुलेंट होंगे, उसकी लाइफस्टाइल, उसके एक्सपेंसेस ऑपुलेंट होंगे। व्यक्ति नहीं ऑपुलेंट होगा, व्यक्ति एफ्लुएंट होगा। अ पर्सन हिमसेल्फ कैन बी एफ्लुएंट, ये वाला, और वो पैसे को खर्च ऑपुलेंट तरीके से करेगा। बी वाला जो एफ्लुएंट है वो एक नाउन है, इसका मतलब वेस्ट से होता है, जो चीजें एक्स्ट्रा में है। याद करने का तरीका है, ई से एफ्लुएंट है और ई से ही एक्स्ट्रा भी है। टॉक्सिक एंड केमिकल लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियां जो रासायनिक पदार्थ को रिलीज करती हैं, है ना, मतलब जो वेस्टेज होता है, उसी लिक्विड वेस्ट को हम एफ्लुएंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज डिस्चार्ज अनट्रीटेड एफ्लुएंट डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। तमाम जो हैं फैक्ट्रीज हैं वो अनट्रीटेड एफ्लुएंट को क्या करती हैं, रिवर्स में जो है डिस्चार्ज ऐसे ही कर देती हैं, मतलब जो कचरा होता है उसे वो डिस्चार्ज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एक्सरसाइज देख लीजिए। ओवर द ईयर्स शी हैज अमास्ड वेल्थ, अमास मतलब होता है जुटाना, इकट्ठा करना, एंड सब्सिक्वेंटली टर्न्ड एफ्लुएंट, इफ्लुएंट और ऑपुलेंट। ये तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा के लिए है ना, कचड़े के लिए है। पिछले कुछ वर्षों में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, जुटाया है, और जिसके चलते जो है वो क्या हो गई है। अगर कोई व्यक्ति पैसा जुटाएगा तो अमीर ही तो हो जाएगा ना। शी हैज टर्न्ड एफ्लुएंट, राइट। अब देखिए, आप सोचे तो ऑपुलेंट भी कर सकते हैं ये कहते हुए कि अब वो खर्चीली हो गई है, फिर भी बेहतर है कि आप यूं कहें कि उसने पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया है और अब वो अमीर हो गई है।
ये ज़्यादा सही रहेगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिक्ट रूल्स नीड टू बी फ्रेम टू पनिश द बिजनेसेस। सख्त कानून बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि उन बिजनेसेस को पनिश किया जा सके जो डिस्चार्ज करते हैं। किसको डिस्चार्ज करते हैं? एफ्लुएंट को डिस्चार्ज करते हैं, कचरे को फेंकते हैं इनटू इनटू वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटिंग इट फर्स्ट। उसे पहले ट्रीट किए बगैर फेंक देते हैं पानी में। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, द लॉयर चार्जेस लैक्स ऑफ रुपीज फॉर वन केस। एक केस के लिए वो लॉयर लाखों रुपए चार्ज करता है, एंड स्पेंड्स द मनी अर्न्ड इन मेंटेनिंग हिज ऑपुलेंट लाइफस्टाइल। फिर से वही बात, आप खुद में एफ्लुएंट होंगे लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी हो जाएगी? ऑपुलेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैंने एफ्लुएंट, इफ्लुएंट और ऑपुलेंट पढ़ाया। होपफुली आपको समझ में जरूर आया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला पेयर है आफ्टर और लेटर का। आइए आफ्टर और लेटर को जानते हैं। बहुत करीब से इनमें कनेक्शन है। आफ्टर और लेटर दोनों का क्या मतलब होता है? बाद। आफ्टर और लेटर दोनों का क्या मतलब होता है? बाद। डिफरेंस क्या देखिए, आफ्टर एक प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों है, लेटर एक एडजेक्टिव और एडवर्ब है। मैं चाहूंगा आप इसे सिंपली पढ़िए। इसको पढ़िए जरा, आफ्टर 3 days। अब इसको पढ़िए 3 days लेटर। नहीं समझे? मतलब अगर आपने कुछ भी बोला, जैसे आपने 2 months बोला और आप कह रहे हैं कि 2 months के बाद, तो पहले बोलना है तो बोल दीजिए आफ्टर 2 months, और अगर यही बात बाद में बोलना है तो कह दीजिए 2 months लेटर। आ गया समझ में? तो आफ्टर 3 days, 3 days लेटर। क्या लिखा है? आफ्टर 10 o'clock। जो भी बोलना है आप बोलिए, आफ्टर को पहले ही लगाइए। तो ये हो गया के बाद। आफ्टर के और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू आफ्टर हर। मैं लाइन में खड़ा था, उसके पीछे खड़ा था। ठीक। अब जैसे कि ये सेकेंड सेंटेंस देखिए, आफ्टर 10 o'clock। यहां आप चाहें भी तो ये नहीं कर सकते कि आफ्टर को यहां पीछे कर दें। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आप 10 o'clock लिख लें फिर यहां स्पेस दे के लेटर लिख लें, 10 o'clock लेटर, वो नहीं आ पाएगा। हर वर्ड को यूज करने के कुछ तरीके होते हैं, आप उन तरीकों के साथ ही चलेंगे तभी सीख पाएंगे। राइट। आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू आफ्टर हर। मैं क्यू में खड़ा था उसके पीछे। अब लेटर हर नहीं होगा या हर लेटर भी नहीं होगा। जहां पर आफ्टर को लेटर या लेटर को आफ्टर रिप्लेस कर सकता है वहां मैंने आपको बता दिया। आफ्टर 2 hours, 2 hours लेटर। एक्चुअली में क्या है ना सर, कि ये जो लेटर है ये सिर्फ बाद ही नहीं बोलता, ये बाद तो बोलता है, ये साथ ही साथ टाइम से भी रिलेट करता है। अब आप ही बताइए सर, अगर आप कहते हैं आफ्टर 10 rupees, आफ्टर 10 books, तो वहां टाइम कहाँ है सर? आफ्टर 10 chocolates कहाँ उसमें टाइम है? तो लेटर कैसे आ सकता है? आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चली गई उसके बाद। ठीक, उसके बाद में पहुंचा, आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ये वाला जो आफ्टर है ये एक कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज ऐड हो रही है, इसलिए। लेटर को देख लीजिए, 3 days लेटर, 3 दिन बाद, या आई टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। यहाँ लेटर बात टॉक की बात कर रहा है, तो टॉक एक वर्ब है तो लेटर एक एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर लेटर एक एडजेक्टिव है। राइट। तो जब टाइम की बात करें और बाद में बोलें तो फिर आप लेटर लगा सकते हैं, और आफ्टर मैंने बताया आपको कैसे लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अफेक्ट और इफेक्ट। मैं एक क्लियरली बताना चाहूंगा कि आज की क्लास का अभी तक का ये सबसे शानदार पेयर है, अफेक्ट और इफेक्ट। ध्यान से समझिएगा। आइए अफेक्ट और इफेक्ट को सीखते हैं। ए वाला अफेक्ट और ई वाले इफेक्ट में मीनिंग का कोई अंतर नहीं है। इसको भी आप प्रभाव कहते हैं, इसको भी आप प्रभाव कहते हैं। ठीक। अब डिफरेंस ये है कि ये नाउन है और ये वर्ब है, तो प्रभाव छोड़ना इसका मीनिंग हो जाएगा और ये खाली प्रभाव रहेगा, या प्रभावित
करना इसका मीनिंग हो जाएगा। जैसे इसको हमने बोला असर, इसको भी हमने बोला असर, बस ये वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, असर डालना। पीछे के सेशन में मैंने ये बात बताई है आपको, पीछे के सेशन में मैंने ये बात आपको बताई है कि अगर कौन है, एक्सक्यूज मी, हाँ जी सर तो क्या बता रहा था मैं कि ई वाला जो इफेक्ट है वो एक नाउन है, ए वाला अफेक्ट एक वर्ब है, मीनिंग दोनों का सेम है। याद करने का तरीका भी है, इंग्लिश में एक वर्ड है एवेंज, या एक हॉलीवुड मूवी है एवेंजर्स, उसको आप लिख लें। इसमें ए के बाद वी है, ए वी, फिर ई है, फिर एन है, फिर जी ई आर एस है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ए के बाद क्या है, वी, ई के बाद क्या है, एन। शायद आप समझ रहे होंगे, ए का मतलब है अफेक्ट और वी का मतलब है वर्ब, और जो ई एन है इसमें ई का मतलब हो जाएगा इफेक्ट और एन का मीनिंग हो जाएगा नाउन। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा पेयर आपको। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। तो जब वर्ब की डिमांड हो तो आप अफेक्ट लगाएं, नाउन की डिमांड हो तो आप इफेक्ट लगाएं। सिंपल सा रूल है सेंटेंस को फ्रेम करने का कि सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होनी चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखिए निकोटिन आपने लिखा जो कि सब्जेक्ट हो सकता है। अब एडवर्सली एक एडवर्ब है, इसको नहीं काउंट करते। सब्जेक्ट के बाद अगर एडवर्ब आ जाएगा तो उसको नहीं इस स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो ये सब्जेक्ट अब इस एडवर्ब के बाद ही देखिए वर्ब आ गई, अफेक्ट्स आ गया। अगर इसी अफेक्ट्स की जगह इफेक्ट्स लिख दिया गया होता तो ये रॉन्ग था। द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड आर्टरीज, निकोटिन का विषम प्रभाव पड़ता है हार्ट और आर्टरीज के फंक्शन में। अब इसको देख लीजिए, इसमें नाउन का इस्तेमाल किया गया, ये देखिए किया गया कैसे, वही रूल। इवन माइनर हेड इंजरीज, मतलब सिर में अगर छोटी सी भी चोट लग जाए, अब ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये देखिए वर्ब हो गई, कैन कॉज, वर्ब आ गई, अफेक्ट आया ही नहीं तो नाउन लगाएंगे। लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल, ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन के पहले ही तो आता है या एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाता है, इसीलिए इफेक्ट लगा दिया गया। राइट, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मतलब एक्सरसाइज कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कार्बन एमिशन हैज सीरियस एडवर्स अफेक्ट्स या इफेक्ट्स। अब कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसका विषम प्रभाव पड़ता है। समझने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, हैज मेन वर्ब है। दूसरी बात, अगर आपको लगता हो कि हैज हेल्पिंग वर्ब है तो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो लिखी नहीं। अगली बात, एडवर्स एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो इसीलिए इफेक्ट्स आ जाएगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो ध्यान से सुनिएगा, ए वाला जो अफेक्ट है वो अपने बाद ऑन या अपॉन नहीं लगाता, पेपर ये भी बहुत पूछता है। और ई वाला इफेक्ट लगा सकता है, ऑन भी लगा सकता है, अपॉन भी लगा सकता है, डिपेंड करता है, ऑफ भी लगा सकता है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, द इंक्लेमेंट वेदर हैज अफेक्टेड। अब देखिए सिंपल है सर, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, वो भी अपनी थर्ड फॉर्म में, तो अफेक्टेड लगा दिया आपने, हैज अफेक्टेड द क्रॉप्स हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, द न्यू लॉ प्रोहिबिटिंग टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइव जो भी लिखा, शैल सून कम इनटू। अब देखिए सर, इनटू एक प्रेपोजिशन है,
ये नाउन के पहले आ सकता है, तो आप इफेक्ट लगा दीजिए। द लॉ प्रोहिबिटिंग टेक्सटिंग वाइल ड्राइव शैल सून कम इनटू इफेक्ट हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, लाफ्टर कैन यानी कि हंसी, अब कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये वाला अफेक्ट लगाया, राइट। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि मान लो यहीं पर ऑन भी लगा होता, लाफ्टर कैन अफेक्ट ऑन, तो वो गलत हो चुका होता। इस तरीके से अफेक्ट और इफेक्ट हो जाता है जी। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन, हमारा एक और ऑनलाइन बैच है वर्ड पावर 1.0 ऑल इन वन। इस बैच की खूबी ये है कि इस बैच में वोकैब से संबंधित सब कुछ है। जैसे आप जिस बैच की क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ये बैच है 300 प्लस कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक। अब इसमें ये वाला बैच भी है, इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बैच भी है, इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी बैच है, रूट्स का भी बैच है। तो इसमें सारा सोल्यूशन है वोकैब का। तो इस बैच को बाई करने पर इंडिविजुअल बैचेस को बाई करने की कोई नीड नहीं, और इसकी ये फीस है। अब कुछ लोगों ने अलग अलग बैचेस बाई कर लिए हैं, जैसे कुछ ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच बाई कर लिया, कुछ ने कंफ्यूजिंग वर्ड्स का बैच बाई कर लिया। तो कुछ नहीं करना है, जो भी अमाउंट आपने अभी तक खर्च किया है उस अमाउंट को माइनस करते हुए बचे हुए अमाउंट को इधर आपको पे करना होगा। इसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, और फिर यहाँ से आपको कूपन कोड जनरेट करके दे दिया जाएगा, उसे आप अप्लाई करेंगे तो 999 से उतना ही अमाउंट माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अल्यूजन, इल्यूजन और एल्यूजन के डिफरेंस को देखिए। तीनों ही नाउन है क्योंकि तीनों के आखिर में क्या है, SION है, तो तीनों ही क्या है सर, नाउन है। डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। जी, ए वाला जो अल्यूजन है उसका मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कुछ कहना, मतलब रिफर करना, सीधे नाम लेके ना बोलना, इनडायरेक्ट वे में किसी को कुछ कहना, किसी बात का जिक्र करना, किसी व्यक्ति का जिक्र करना, वो अल्यूजन है, अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक। अप्रत्यक्ष संकेत बोल सकते हैं। आई वाला जो इल्यूजन है इसका मतलब भ्रम है। इसे याद करने का तरीका है कि आप इसे इमेजिनरी से या इमेजिनेशन से रिलेट कर लीजिए। आई से इमेजिनेशन है, आई से ही इल्यूजन है। इमेजिनेशन क्या है, क्या वो सच होता, नहीं, वो एक भ्रम ही तो है। तो आई से इमेजिनेशन है और आई से ही इल्यूजन है, तो भ्रम है, फॉल्स आइडिया और बिलीफ, जो आपको लगता है कि सच है हालांकि वो सच नहीं है। अब जो सी वाला इल्यूजन है उसका मतलब है इवेजन और डिसेप्शन, जिसका मतलब होता है धोखा या बचाव जिसको कह सकते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि आप इसे एस्केप से रिलेट कर लीजिए या इवेजन से रिलेट कर लीजिए। हो सकता है इवेजन का मीनिंग आपको ना मालूम हो पर एस्केप का मीनिंग तो मालूम ही होगा, ठीक। एग्जिट से रिलेट कर लीजिए, ई से एस्केप आप करते हैं, एस्केप आप करते हैं, आप बचने की कोशिश करते हैं, ई से ही आप एग्जिट करते हैं। तो जहां बचने की कोशिश करी गई हो, जहां पर बचने की कोशिश करी गई हो तो एस्केप हो सकता है। यू मस्ट नेवर सीक फॉर इल्यूजन फ्रॉम द ड्यूटीज यू आर बाउंड टू। इसको पढ़ते हैं, लिखा है कि आप जिन जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं आपको कभी भी उन ड्यूटीज से बचने का या भागने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए, उन्हें टालने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, राइट। अब बी वाला इल्यूजन, इट इज एन इल्यूजन दैट द आर्किटेक्ट इज डार्क इन विंटर। मतलब ठंडियों में आर्किटेक्ट का पानी ब्लैक हो जाता है या डार्क हो जाता है, ये एक इल्यूजन है। रीजन है कि ठंडियों में वहां पर
सनशाइन नहीं पड़ती, जिसकी वजह से पानी चमकता ही नहीं है। जैसे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय आपको दूर सड़क पे लगता है कि पानी पड़ा हुआ, जबकि करीब जाने पर कुछ नहीं होता। वो क्या है? इल्यूजन है। और ए वाला इल्यूजन मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना, किसी का जिक्र करना, किसी बात का जिक्र करना। जैसे यू शुड नॉट हैव मेड एनी अल्यूजन टू आवर सीक्रेट प्लान ड्यूरिंग द स्पीच। आपको अपने भाषण के दौरान जो हमारा सीक्रेट प्लान था उसकी तरफ जरा भी इशारा नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना चाहिए था, अल्यूजन नहीं देना चाहिए था। आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं। वाइल डायलेटिंग ऑन द मैटर, डायलेट करने का मतलब होता है किसी विषय पर डिटेल से बोलना। वाइल डायलेटिंग ऑन द मैटर द स्पीकर मेड, किसी मामले पर विस्तार से बात करते समय या बोलते समय द स्पीकर मेड सेवरल allusions या illusions। तो उस मसले पर बोलते समय स्पीकर ने ड्रग अब्यूज की बात कई बार करी। यही तो होगा। अक्सर जब आप किसी विषय पे बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से उन मुद्दों का जिक्र करते हैं। तो इसमें बचने की कोशिश नहीं होगी ना भ्रम तो होगा ही नहीं सर, अल्यूजन्स हो जाएगा। फिर लिखा भी है ही मेड सेवरल अल्यूजन्स, तमाम बार ड्रग अब्यूज का जिक्र किया उन्होंने, तो अल्यूड किया उन चीजों की तरफ। अब देखिए द बिजनेसमैन प्लीडेड गिल्टी। सर एक फ्रेज है प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी का मतलब होता है ये मानना दैट यू आर रॉन्ग, अपनी गलती को स्वीकार करना। फॉर टैक्स इवेजन, the businessman pleaded guilty for tax evasion। ये सेंटेंस ठीक से ड्राफ्ट नहीं हो पाया है। बेसिकली टैक्स चोरी लिखा हुआ है। अब टैक्स चोरी को इवेजन बोलिए या फिर ई वाला एल्यूजन बोल लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, आई एम सॉरी। आरंट यू अंडर टू गेट अ जॉब विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस। तुमको लगता है कि तुमको नौकरी मिल जाएगी बिना अनुभव के। जब तुम ये बात सोचते हो तो तुम भ्रम में नहीं हो क्या? समझिए क्या कहा जा रहा है। तुमको लगता है कि बिना एक्सपीरियंस के तुम जॉब पा सकते हो। मुझे तो लगता है कि तुम भ्रम में हो। ऐसा नहीं है क्या? जब तुम ये बात बोलते हो कि बिना एक्सपीरियंस के जॉब ले लेंगे, तो तुमको नहीं लगता कि तुम भ्रम में हो? तो अगर भ्रम में हो तो आई वाला इल्यूजन ही आना चाहिए सर। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो, दो और यट को पढ़ते हैं। ऑल्दो, दो वर्सेस यट को पढ़ते हैं। आप इमेजिन नहीं करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। यूजुअली आप क्या इमेजिन करते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में ऑल्दो आ जाएगा या दो आ जाएगा और आगे बढ़ने पर हम यट लगा लेंगे, जरूरत पड़ेगी, और उस यट का मीनिंग हो जाएगा क्या? फिर भी। यहां ऐसा नहीं है। यहां पर सिचुएशन है ऐसी कि बताओ ऑल्दो लगना चाहिए, दो लगना चाहिए या फिर यट लगना चाहिए। ये सिचुएशन है विच इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी डिफरेंट। आप फिर से समझिए। आप यही तो सोचते हैं कि शुरुआत ऑल्दो से करी गई है तो नेक्स्ट क्लॉज के पहले हमको यट लगाना है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां पर यह बताना है कि कहां ऑल्दो लगेगा, कहां यट लगेगा। बहुत बारीक से देखिएगा, जरा इस सेंटेंस को देखिए, उसी से बिल्कुल मिलता जुलता ये सेंटेंस है। ध्यान से देखिए। मिस्टर ओझा वेंट टू ऑफिस, मिस्टर ओझा वेंट टू ऑफिस, ही वॉज क्वाइट अनवेल, ही वॉज क्वाइट अनवेल। केवल नाउन प्रोनाउन की जगह बदली है, क्लॉजेस वैसे ही हैं सब। मिस्टर ओझा वेंट टू ऑफिस ऑल्दो ही वॉज क्वाइट अनवेल। मिस्टर ओझा ऑफिस गए यद्यपि वो काफी बीमार थे। ऑल्दो और दो की क्या हिंदी होती है? यद्यपि। अब देखिए, मिस्टर ओझा काफी बीमार थे फिर भी वो ऑफिस गए। यट की क्या हिंदी है? नेवरदलेस, फिर भी। आप अगर समझदार हो तो दिमाग दौड़ाइए। मिस्टर ओझा वेंट टू ऑफिस, मिस्टर ओझा ऑफिस गए यद्यपि वो बीमार थे। मिस्टर ओझा काफी बीमार थे फिर भी वो ऑफिस गए। समझ रहे हैं?
देखिए ऑल्दो जो है वो रीजन के पहले लगता है और यट जो है वो रिजल्ट के पहले लगता है। सर एक्सक्यूज था ये कि वो बीमार थे, ये देखिए ये एक्सक्यूज है कि वो बीमार हैं और ये रिजल्ट है कि वो ऑफिस गए। समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे भी समझिए, प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है उसके पहले आपको यट लगाना होता है। प्रिंसिपल क्लॉज है मुख्य कार्य। आप बताइए मुख्य कार्य मिस्टर ओझा का बीमार होना है या मुख्य कार्य मिस्टर ओझा का ऑफिस जाना है? असली बात क्या हो रही है सेंटेंस में, बीमार या ऑफिस? तो ऑफिस जाना है, तो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आप यट लगाइए और जहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसके पहले ऑल तो लगाइए। मैं तो चाहूंगा कीप इट वेरी सिंपल, हिंदी में बोल के देखिए, जहां मन करता है यद्यपि वहां ऑल दो लगाइए। हिंदी में ही बोल के देखिए, जहां मन करता है फिर भी वहां यट लगा दीजिए। ठीक है? वो देखिए अरिजीत सिंह का गाना है कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे नहीं हो फिर भी मैं तुमको चाहूंगा, तो फिर भी लगाइए। मैं तुमको ही चाहूंगा यद्यपि तुम मेरे नहीं हो, ऐसे लगाइए। इसको देखिए, यही एग्जाम्पल भी लिखा है, सुमित लव्स यू मोर देन एनीथिंग एल्स। सुमित तुमको बहुत ज्यादा मानता है यद्यपि उसे मालूम है कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है एंड यू हैव बेबीज टू। है तो यद्यपि लगाया। अब इसी बात को पलट के देखिए, सुमित जानता है कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारे बच्चे भी हैं फिर भी वो तुम्हें चाहता है। सिर्फ मेन कंटेंट है कि वो तुम्हें चाहता है। ये देखिए यट लगा, इसके बाद वाले में यट लगा। अभी आप समझ में आ रहा है? जैसे आप कहिए कि मुझे ट्रेन मिल गई, मैं देर से स्टेशन पहुंचा था। मुख्य बात क्या है? ट्रेन का मिलना। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे ट्रेन मिल गई यद्यपि मैं स्टेशन देर से पहुंचा था, और अगर ट्रेन मिल गई को बाद में रखिए, तो ऐसे बोलिए कि मैं स्टेशन देर से पहुंचा था फिर भी मुझे ट्रेन मिल गई। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो रिजल्ट या प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आप यट लगाइए और जहां एक्सक्यूज है, रीजन है, तर्क है, उसके पहले ऑल्दो या दो लगा दीजिए। ऑल्दो और दो में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आगे कभी पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज भी ये मुझे याद नहीं था। दी एंट्री टू द शो वाज फ्री। शो में जाने की जो एंट्री थी वो फ्री थी। आई डिड नॉट प्रेफर वॉचिंग द परफॉर्मेंस। मैंने परफॉर्मेंस देखना पसंद नहीं किया। तो क्या बोलेंगे? शो की एंट्री फ्री थी यद्यपि मैं उसे देखने नहीं गया। नहीं सर, मेन बात है, मुख्य बात है कि मैं उस परफॉर्मेंस को देखने नहीं गया। ये प्रिंसिपल क्लॉज है सर। तो आपको बोलना चाहिए कि शो की एंट्री फ्री थी फिर भी मैं देखने नहीं गया, यट लगाइए। और इधर बोलिए कि मैं परफॉर्मेंस देखने नहीं गया यद्यपि शो की एंट्री जो थी वो फ्री थी, ऑल दो या दो लगा दीजिए। ठीक है? इस तरीके से बात बनेगी। मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। लास्ट कॉम्बिनेशन आज की क्लास का है असेंट, असेंट और एक्सेंट। इन दोनों का कंफ्यूजन बहुत पूछा जाता है सर। मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब जेन्युइन होगा। जेन्युइन कंटेंट ही इतना ज्यादा है कि वीक कंटेंट को पढ़ाने का मौका ही नहीं, चांस ही नहीं सर। असेंट, असेंट नाउन है, ये वर्ब और नाउन दोनों है। इसी से मिलता जुलता एक असेंट भी है सर। ठीक? हाँ, वो अल्फाबेट आगे आएगा पढ़ाने पर। असेंट, असेंट और ये एक्सेंट, इसको अलग कर लीजिए। ये एक्सेंट जो है प्रोनाउंसिएशन को कहता है कि आप किसी शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ए डबल सी को एक्सेंट बोलेंगे, शायद सुना होगा, एक्सीडेंट सुना होगा, वैसे प्रोनाउंसिएशन इसका है एक्सेंट। एक्सेंट मतलब अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट। आप शब्दों को कैसे बोलते हैं उसी को एक्सेंट कहा जाता है। He has developed an impressive American accent, मतलब उसने एक बहुत शानदार अमेरिकन एक्सेंट डेवलप कर लिया है। ठीक? अब ए और बी को देखिए, इसका कंफ्यूजन तो पेपर में नहीं पूछा जाता है, इन दोनों का पूछा जाता है, तो इसे गौर से देख लीजिए। आप मैथ्स में जाइए, मैथ्स में आपने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा आपने डिसेंडिंग ऑर्डर भी होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे ऐसे कह के ऊपर जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में होते हैं।
होता है, नंबर इंक्रीज करता है, बस यही इसका मीनिंग है। स्पेलिंग देखिए, ASC। असेंट का मतलब होता है मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ना, राइज करना, ग्रोथ की बात करता है सर। हाँ, या तो हाइट में ऊपर जाने के लिए असेंट है, या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए असेंट है, तरक्की के लिए असेंट है, या सच में हाइट में ऊपर जाने के लिए असेंट है। मूविंग अपवर्ड, राइज या फिर ग्रोथ बोलते हैं इसको। देखिए, सुहानी पुश द बटन एंड द एलिवेटर बिगैन इट्स स्लो असेंट। एलिवेटर आप लिफ्ट को बोलते हैं। सुहानी ने बटन को पुश किया और लिफ्ट ऊपर की ओर चल दी, तो जब ऊपर की ओर चलेगी तो असेंट ही तो होगा। ये हाइट की बात कर रहा है, इसको देख लीजिए, हिज असेंट एज अ डायमंड डीलर हैज बीन क्वाइट अमेजिंग। एक डायमंड डीलर के तौर पे उसकी जो तरक्की है बड़ी ही शानदार है। यहाँ पर असेंट का मतलब तरक्की से, जिसको आप ग्रोथ कह सकते हैं। इसको देख लीजिए, ये कंसेंट वाला असेंट है, ये सहमति वाला असेंट है। एक्चुअली इसको सीखने के लिए इसके ऑपोजिट की तरफ चलना पड़ेगा। एक ये वर्ड है डिसेंट। डिसेंट को अलग करिए, DIS को अलग करिए, सेंट को अलग करिए। DIS का मतलब होता है ऑपोजिट सर, डिसेंट का मतलब होता है असहमति। तो जब डिसेंट का मतलब है असहमति, तो असेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सहमति। आया समझ में? जब डिसेंट का मतलब असहमति है, तो असेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सहमति हो जाएगा। पढ़िए, योर पेरेंट्स असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू गो ऑन दिस ट्रिप। इस ट्रिप पर चलने के लिए आपके पेरेंट्स की असेंट जरूरी है, मतलब उनकी सहमति, उनका अप्रूवल जरूरी है। तो असेंट का मतलब अप्रूवल है, कंसेंट है। आई असेंटेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द पब्लिशर्स टू राइट अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ माई बुक। मेरी बुक को जिस पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी बुक का रिवाइज्ड एडिशन लिखिए, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली, असेंट के लिए मान ली। ये वाला असेंट वर्ब और नाउन दोनों है। इस एग्जाम्पल का जो असेंट है नाउन है, और इस एग्जाम्पल का जो असेंटेड है वो क्या है? एक वर्ब है। तो सीख गए होंगे। ASCE वाला जो असेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर की बात करेगा, और ASS वाला जो असेंट है वो सहमति की बात करेगा, जिसका ठीक ऑपोजिट जो है डिसेंट होता है। और इस वाले असेंट का, इस जिसका मतलब उन्नति से है, इसका ठीक ऑपोजिट ये वाला डिसेंट हो जाता है। एक्सरसाइज कर लीजिए। His to power was quick and wandering। अब आदमी पावर के पास पहुंचा है सर, पावर के पास पहुंचा है तो ग्रोथ है ना, ये वाला लगाइए। His ascent to power मतलब वो सत्ता में पहुंच गया सर, ये सत्ता में पहुंचना ग्रोथ है ना, तो ASC वाला असेंट लिखिए। बहुत तेजी से पहुंच गया, और ये बात आश्चर्यचकित करने वाली भी थी। आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज क्लियर बंगाली एक्सेंट। अब सब बंगाली तो बोलने के तरीके पे आ जाओगे ना, उच्चारण पे आ जाओगे, एक्सेंट लगा लो। फिर देखिए, आर टू द फोर्ट शैल टेक 2 to 4 hours। हम ना किले पे चढ़ रहे हैं, किले की चढ़ाई कर रहे हैं, और इस चढ़ाई में 2 से 4 घंटा लगेगा। फिर वही बात, चढ़ाई कर रहे हैं तब भी तो असेंट ही लगाएंगे ना। फिर देखिए, he did not assent to her proposal for marriage। यहां हाँ करने से है, उसने शादी का प्रस्ताव दिया होगा और उसने हाँ नहीं करी, तो हाँ करने के लिए ASS वाला असेंट, क्योंकि ना करने के लिए ASS वाला डिसेंट है, तो हाँ करने के लिए ASS वाला असेंट हो जाएगा। इस तरीके से आज का ये डेमो सेशन ओवर हो जाता है। सेशन को ओवर करने से पहले फिर से मैं बता दूं कि ये जो बैच है, इसमें 350 के आसपास आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए जाएंगे। पेयर्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में आप देखेंगे तो 800 प्लस हो जाएगा। ये बैच सिर्फ 249 में अवेलेबल है। बैच एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, या तो आप सीधे बाई कर लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये तीसरा डेमो सेशन था इसका। होपफुली इसके बाद कोई डेमो सेशन नहीं होगा, आपको इतने से ही काम चलाना होगा। राइट, थैंक यू सो मच। ऑफलाइन क्लासेस के लिए ये एड्रेस है, मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, आप ज़रूर आ सकते हैं। इंग्लिश के और भी बैचेस अवेलेबल है, ग्रामर और वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के। इसके लिए आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और इस पे जाकर के चीज़ों को एक्सेस करें, नोट करें। सो अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा ये डेमो सेशन, कैसी लगी ये क्लास, मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा सर। थैंक यू सो मच।